अब हम लोग देखते हैं उलवेधन यानी कि एमनियोसेंटेंसिस। ठीक है, तो ये देखिए 2 या 3 नंबर में पूछने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए क्योंकि ये आता ज़रूर है। भ्रूण के एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल कर, ठीक है, जो भ्रूण होता है उसके चारों तरफ जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या होता है सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाल करके उसमें उपस्थित आनुवंशिक, ठीक है, आनुवंशिक जो होते हैं, आनुवंशिक जो संरचनाएं होती है की जांच करना उलवेधन कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिक जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जांच करना क्या कहलाता है? उलवेधन कहलाता है। इस द्रव में जो ये द्रव निकाला जाता है भ्रूण के चारों ओर रहता है। जब इस द्रव में क्या होती है फीटस की कोशिकाएं होती हैं। किसकी कोशिकाएं होती है? फीटस की कोशिकाएं होती हैं जिसमें लिंग का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, जिसको निकाल करके लिंग का विश्लेषण किया जाता है कि सेक्स कौन है, मेल है या फीमेल है, होने वाला जो बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो इसकी क्या की जाती है? इसकी जांच की जाती है। गर्भ में किसी प्रकार का, अगर गर्भ में किसी भी प्रकार का विकार है, जैसे कि बच्चा विकलांग है या फिर बच्चा का सर नहीं है, जैसे कि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो अगर इनसे बच्चा ग्रस्त है तो माँ को गर्भपात करने का आधार मिल जाता है, क्योंकि गर्भपात कराना एक कानूनी जुर्म है। अगर बच्चों को गर्भ में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या माँ को उससे दिक्कत है या बच्चे को किसी भी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है या फिर किसी प्रकार का जैसे कि विकार है, तो उसमें क्या किया जाता है? गर्भपात कराने का आधार मिल जाता है। पर जो ये जांच हुई एमनियोसेंटेसिस जो जांच हुई, इसका लोग देखो गलत इस्तेमाल करने लगे। गलत इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? इसका जो व्यक्ति थे वो लिंग जांच में करने लगे, जैसे कि होने वाली संतान मेल है या फिर फीमेल है। जब अगर व्यक्तियों देखो हमारे समाज में जो होता है लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, आज भी ये है। तो उसमें क्या, अगर कोई लड़की है गर्भ में, समझ गए कि ये कन्या है और जिसको लड़कियां नहीं रखना है, तो वो क्या करता था? भ्रूण को गिरा देता था, यानी कि अबाउट करवा देता था, जिससे क्या हो गई? भ्रूण हत्या बढ़ गई। भ्रूण की जो कन्या हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, ये क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जिससे क्या हो गया? लिंगानुपात बहुत ही ज़्यादा हो गया, यानी कि लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गई, लड़कियों की संख्या कम हो गई, तो इससे लिंगानुपात बढ़ गया। ठीक है, आज भी हमारे समाज में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है। इस पर क्या हुआ? कानूनी रोक लगाना अनिवार्य है, क्योंकि समाज को क्या लड़के ही चाहिए। अरे अगर इतने लड़के पैदा कर लोगे, बेचारे जो लड़के हुए हैं उनकी शादी किससे कराओगे भाई? जब लड़के ही लड़के सब हैं, और तो लड़के जो हैं, लड़के तो पैदा कर, लड़कों से पूछो कि वो शादी किससे करेंगे भाई? अपना फैमिली कैसे आगे बनाएंगे जब लड़कियां हैं ही नहीं? तो इसी वजह से लड़के और लड़कियां एक समान हैं, तो किसी एक को प्राथमिकता देना दूसरे के लिए भी नुकसानदायक है। हो रहा है कि नहीं? अब लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गई, लड़कियां कम हो गई। अब लड़कियां रख लो, 700 लड़के हो गए 1000। अब जब व्यक्ति जब अपनी युवावस्था में आता है तो सबका एक एक अपना फैमिली होती है, परिवार होता है, घर होता है। जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो शादी किससे कराओगे? शादी नहीं होगी तो उनका परिवार, फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी? तो इस वजह से तो लोग ये बात नहीं समझना चाहते हैं। तो अपनी अपनी सोच बढ़ाइए। आप समझते हैं जनसंख्या अध्ययन क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है? तो देखिए, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, यानी कि जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ये समझ लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य की जनसंख्या से संबंधित होती है क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन क्या होती है? किसी स्थान विशेष पर किसी निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, तो देखो विश्व की आबादी दो व्यक्ति प्रति सेकंड, ठीक है, 2 व्यक्ति प्रति सेकंड प्रतिदिन। यहाँ पे रुपए जो लिखा है इसको कट कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं लिखना है। या प्रतिदिन 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही आबादी में स्थित गति से वृद्धि को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि एक साल में वो जैसे 20 आदमी, मतलब यानी कि एक साल में 10-15 आदमी बढ़ रहे हैं,
अचानक से आपने काउंट किया 4 साल बाद, तो आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा संख्या बढ़ गई, ठीक है? बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि जैसे कि 100 पे 20 बढ़ रहे थे, अब 40, 50, 60 बढ़ने लगे, तो एकदम से जो ये बढ़ाव हुआ, तो यही क्या कहलाया? जनसंख्या विस्फोट। मतलब एकदम से किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब देखो मतलब यानी कि प्रति सेकंड 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब वहीं 60 लाख हो गए, फिर 7 करोड़ हो गए, तो धी एकदम से क्या हो गई? वृद्धि हो रही थी। ये क्या हो गया? जनसंख्या विस्फोट हो गया। अब इससे समस्याएँ उत्पन्न हुई। समस्याएँ क्या उत्पन्न हुई? जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएँ बढ़ी। प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन, जैसे कि आप जानते हैं बहुत हो गया आजकल सर्विसों में, जैसे वो जॉब देने जाते हैं तो सीटें हैं 10,000 और उस पे जॉब के लिए अप्लाई किए पड़े हैं 50-50, 60-60 लाख। अब जब इतनी जनसंख्या है, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो ये प्रतिस्पर्धा हो गई। रोज़गार की मारामारी आजकल के युवा से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो ये रोज़गार की बहुत ही मारामारी हो गई। ऐसे प्राइवेटों में भी हो गया है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोज़गार है नहीं। संसाधन की सीमितता। अब संसाधन तो सीमित हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं और जो आपका दहन की सामान है, पेट्रोल है, डीज़ल, ये तो सीमित है, पर चलाने वाले ज़्यादा हैं। तो खाद्य सामानें भी क्या हैं? सीमित हैं। शिक्षा में भी कमी आ जाएगी जब रोज़गार नहीं मिलेगा और पैसे नहीं आएँगे। आर्थिक व्यवस्था देखो, जब आर्थिक रूप से इंसान मजबूत नहीं होगा, शिक्षा नहीं वो ले पाएगा, जब शिक्षित नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो हर तरीके से क्या हो गए? व्यक्ति जो हो गए, उनका बहुत ही दुष्परिणाम भोगने को मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुई? मृत्यु दर में कमी हो गई है, यानी कि देखो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। शिशु मृत्यु दर में कमी हो गई। देखो बच्चों के अस्पताल हो गए, तो पहले जैसे कि कोई इलाज ना, जैसे कि पहले क्या होता था, मिनी माताएँ हैं, दुनिया भर की बीमारी है बच्चों की, तो क्या होता है? बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। अब ट्रीटमेंट तुरंत मिल रहा है, तो बच्चों की मृत्यु कम, मातृ मृत्यु दर में कमी। पहले देखो क्या होता था, पहले आप समझ मतलब पहले ये नहीं है कि पहले की चीज़ें वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, ऐसा नहीं है। पहले की चीज़ें रिटर्न नहीं आने देनी है, पर क्या है? अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण करना है। जैसे कि मातृ मृत्यु दर में कमी हो गई, शिशु मृत्यु दर में कमी हो गई है, तो ये सब अच्छी बातें हैं कि ऐसा हुआ। पहले देखो बेचारी औरतें क्या है, प्रसव के दौरान मर जाती थी, बच्चा पेट में ही मर जाता था, तो ये चीज़ें पहले बहुत गलत होती थी। पर अब देखो जो लोग हैं उनको जागरूक होना है कि मतलब बच्चे नहीं रखने ज़्यादा, इतनी महंगाई में सिर्फ 2 या 1 बच्चा ही बहुत है। 4, 5, 6 बच्चे कर लोगे, क्योंकि देखो अब स्वस्थ समाज है, आपको किसी प्रकार की बीमारी, मतलब दवाइयों पे तो इंसान जी रहा है, पर बच्चा भी जीवित है, माता भी जीवित है, तो इसमें क्या है? फैमिली भी अच्छे से चल रही है। तो सीमित परिवार रखिए, तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी ही नहीं। और जनन क्षमता आयु वर्ग की अधिकता। 65% जनन क्षमता करने योग्य जो है व्यक्ति की जनसंख्या जो चल रही है, युवा ये हो जाएगी। जब इतना ज़्यादा जननक्षम व्यक्ति है, तो उनकी शादी होगी, उनकी फैमिली बढ़ेगी, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। तो नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, ऐसे ही क्या है? अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना। चिकित्सीय सुविधा में वृद्धि। चिकित्सीय सुविधा में हर प्रकार की वृद्धि हो रही है, हर एक प्रकार का जो बीमारी का वो इलाज हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के ये कारण है, तो इन्हीं को भाई इतना आप सुधार लीजिए। मृत्यु दर में कमी हो गई, मातृ मृत्यु दर में कमी हो गई। ये देखो जब ये सुधर गए हैं, तो इसका मतलब है अब हमें परिवार को सीमित कर लेना चाहिए। 2 या 1 ही संतान रखनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। एजुकेशन देने पे देखो हर एक चीज़ बहुत बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही सब कुछ करेगा या फिर लड़की ही सब कुछ करेगी। तो दोनों को बिल्कुल सिमिलर समझिए और अच्छी एजुकेशन दीजिए, तो आपका जो होगा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। जनसंख्या नियंत्रण के कारण। जन्म दर पर नियंत्रण करिए। सबसे पहले जन्म दर पर नियंत्रण होना चाहिए। विवाह की उम्र को निर्धारित कर देना चाहिए। जैसे लड़कियों की है 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष, इससे पहले शादी नहीं करनी है। अब ये सब हो गए। अब हम लोग जैसे कि शादी हो गई, उसके बाद 1-1 या 2-2 बच्चे हो गए। अब उसके आगे संतान नहीं चाहिए तो करना क्या है? संतान नहीं चाहिए तो गर्भ निरोधक का प्रयोग करना है, ठीक है? गर्भ निरोधक का प्रयोग करना है। अब गर्भ निरोधक जो है वो होना कैसा चाहिए? सबसे पहली बात तो जब गर्भ निरोधक होना चाहिए वो कारगर होना चाहिए, यानी उपयोग में होना चाहिए। उपयोग में आसानी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें इंटीमेट होना है, ठीक है? संबंध बनाने और वो उपयोग में उसमें आसानी नहीं, बहुत खिच-खिच हो रही है, हैं? और तो दुष्परिणाम कम होने चाहिए। इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे बॉडी में उसको और लगाया गया तो उसके कोई किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए, ये नहीं कि हिंदुस्तानी आदमी भैया छोटी-छोटी चीज़ों से काम चलाता कि फ़ॉरेन से आ रहा है तो सभी लोगों तक उपलब्ध नहीं होगा। तो हर एक जगह पे क्या है, इसको उपलब्ध होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। सस्ता भी होना चाहिए। इंडिया का आदमी भैया, अब हम लोग
अधिकतर तो सब बेरोजगार हैं, तो सस्ता होना चाहिए। जगह जैसे कि सरकारी अस्पताल हैं तो इन सब में देखो मिलता है, ये जो होता है जैसे कंडोम वगैरह हैं तो ये सब मिलता है। यौन इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए, मतलब यौन इच्छा के समय जैसे कि अब ये यूज़ में ही नहीं आ रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, बाधक नहीं होना चाहिए। फिर वो मतलब यानी कि जैसे कि गर्भ निरोधक है, जलन हो रही है, कंडोम वगैरह में जलन हो रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किफ़ायती होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उपयोग में आसानी होना चाहिए, यौन इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए। अब गर्भ निरोधक विधियाँ कौन सी हैं? सबसे पहले प्राकृतिक विधि है, अवरोध, रासायनिक विधि, शल्य क्रिया या विश्वसनीय विधियाँ इसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि समझते हैं हम लोग क्या होती है। देखो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे अंडाणु लिख लेना। अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से क्या रोका जाता है। प्राकृतिक विधि में मतलब करना क्या है, जब अंडाणु शुक्राणु ही नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन ही नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। निषेचन को निम्न तरीकों से रोका जाता है। सबसे पहले बाहरी स्खलन, फिर आवधिक नियमन, फिर स्तनपान अवस्था चक्र। बाहरी स्खलन क्या होता है, इस विधि में सहवास के दौरान, इस विधि में सहवास के दौरान क्या होता है, यहाँ पे वीर्य लिखना है, ऐसे लिखा जाता है वीर्य, ठीक। वीर्य यानी कि सीमन, ठीक है। तो यहाँ पे दौरान वीर्य का स्खलन जो होता है पहले ही देखो यह संचित, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई, ठीक। स्खलन क्या होता है, देखो जब सहवास के दौरान जो पुरुष होता है वो मादा की बॉडी के बाहर कर देता है, ठीक है। मतलब यानी कि जब सीमेन निकलने वाला होता है तो पेनिस को क्या करता है, मादा के शरीर से बाहर करके क्या करता है, सीमन का स्खलन करता है, सीमन निकालता है। जिससे क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं और क्या होता है, अंडाणु से फ्यूज़ नहीं होते हैं। सबसे पहला ये हो गया। फिर हो गया आवधिक नियमन। आवधिक नियमन जैसे अपने पीरियड मासिक धर्म वाला चैप्टर पढ़ा, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो सहवास होता है, जैसे पीरियड आया तो पीरियड के 10वें से 17वें दिन तक क्या करना है, सहवास नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें अगर इसके बीच में आप कर रहे हैं तो एग आपका जैसे किसी दिन रिलीज़ हो जाएगा और 2 से 3 दिन तक स्पर्म क्या होते हैं, 2 दिन तक होती है इनका जीवन काल, तो मिल जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो होगा वहाँ पे भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस दौरान जो होते हैं, जो मादा, यहाँ पे मादा लिख लेना, ठीक है, मादा के शरीर में उर्वर समय चल रहा होता है, ठीक है। उर्वर समय चल रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, गर्भधारण की बहुत ही अधिकता होती है। इसको डेंजर जोन भी समय कहा जाता है। अगला है स्तन अवस्था चक्र, स्तनपान अवस्था चक्र। जैसे कि जब प्रसव होता है, प्रसव के बाद जब स्तनपान कराती हैं माँ अपने बच्चों को, तो देखो यह एक प्राकृतिक घटना है कि जब स्त्रियां अपने शिशु, यहाँ पे शिशु लिखना है, ठीक है, यहाँ शिशु को स्तनपान करा रही होती हैं तो उनमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है। इस दौरान इस दौरान किए जाने वाले सहवास में जो होता है, निषेचन की घटना बहुत कम होती है। पर ऐसा सब फीमेल्स में नहीं होता है कि यानी कि फीडिंग के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पीरियड ना या मासिक धर्म या अंडोत्सर्ग ना हो, तो यहाँ सब के लिए अलग अलग यह होता है। प्राकृतिक उपायों के लाभ, जो प्राकृतिक उपाय उनके लाभ क्या हुए, प्राकृतिक युक्तियों में कोई बाहरी साधन का उपयोग नहीं किया जाता, इस कारण इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। शरीर की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, यथावत चलती रहती हैं। प्राकृतिक युक्तियों के दोष, अब इसके दोष क्या थे, अब दोष देख लेते हैं क्या थे। तो दोस्त देखो, प्राकृतिक युक्तियों अधिक कारगर नहीं होती हैं, अधिक कारगर नहीं होती। जैसे कि बाहरी स्खलन में अगर थोड़ा सा एक बूंद भी क्या चला गया तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। उनकी असफलता की दर अधिक होती है, इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। अब वैज्ञानिक विधि देख लेते क्या होती है। सबसे पहले कंडोम, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त में आने वाली जो है युक्त विधि है, ठीक है। यह एक रबर लैटेक्स से बनी हुई थैली जैसी संरचना होती है। सहवास के दौरान क्या करते हैं, पुरुष अपने सिन पर पहन लेता है, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु मादा की योनि में नहीं पहुंच पाते तथा इस जो थैली होती है, कंडोम नुमा जो थैली होती है, इसी में स्पर्म रह जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। और यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाली जो है कंडोम, सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग में लाया जाता है। हानि क्या हुई, अच्छी गुणवत्ता का ना होना। अच्छी अगर इसकी मतलब यानी कि इसकी जो है रबड़ या लैटेक्स जो अच्छा नहीं है तो यहाँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे हानि भी हो सकती है, यानी कि जलन या फिर और भी किसी प्रकार की आपको जो होता है साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं, गर्भाशय ग्रीवा या कप, जिसको कहते हैं कप। देखो कप यानी कि सर्विस डायफ्राम फीमेल कंडोम वाल्ट, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका फंस सकता है। देखिए, यह मादा द्वारा सहवास के दौरान अपने जननांगों पर पहने जाते हैं। फीमेल कंडोम के अलावा बाकी सभी दोबारा उपयोग में लाई जा सकती हैं।
फीमेल कंडोम जो होता है सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाया जाता है। बाकी जो ये आपका जैसे डायफ्राम और वाल्ट है, गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा कप है, तो ये क्या होता है धुल के दोबारा यूज़ में लाए जा सकते हैं और यह एसटीडी से नहीं बचाते हैं। क्या यह एसटीडी से यानी कि जो यौन संचालित रोग की बीमारी होती है इससे नहीं बचाते हैं। सिर्फ आपका जो होता है फीमेल कंडोम जो होते हैं, फीमेल और मेल कंडोम जो होते हैं वो बचाते हैं, बाकी जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं ये नहीं बचाती हैं। ठीक है। और रासायनिक और इसके साथ एक क्रीम जो है वो भी उपयोग में लाई जाती है। रासायनिक विधियाँ इसकी देख लेते हैं क्या हैं। रासायनिक विधियाँ देखो तो पहले आईयूडी जिसको अंतःगर्भाशय युक्त कहते हैं, अंतःगर्भाशय युक्त, इसी से आप समझ रहे होंगे मतलब गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, इसको आईयूडी कहते हैं। इन युक्तियों को किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स, ठीक है, या नर्स के हाथों से शरीर में लगाया जाता है। निषेचन, जिससे निषेचन की प्रक्रिया ना हो, प्राय या क्या होता है महिलाओं के शरीर में लगाई जाती है। जो आईयूडी जो होती है यह फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, लगाई जाती है। अगला देखते हैं। ये देखिए ये आईयूडी है, ये क्या है आईयूडी है जो क्या होती है फीमेल बॉडी में लगाई जाती है। ये इसका डायग्राम है। निम्न प्रकार की हो सकती है। पहले कापर मोचक आईयूडी, ये प्लास्टिक से बनी होती है और इसका शेप कैसा होता है टी शेप का होता है। ठीक है, टी शेप का होता है क्योंकि देखो जब ये मतलब फीमेल की बॉडी में लगा दी जाती है इसमें होता कुछ नहीं है, पर जब ये लगा दी जाती है तो इससे क्या होता है मतलब माइंड में एक चला जाता है कि मेरी बॉडी के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर कोई अन्य आ गया है, जिससे क्या होता है जो बच्चेदानी होती है ओवरी जो होती है वो इसका जो है जाइगोट को नहीं बनने देती, क्योंकि जानती है अगर बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो सकता है ये नुकसान पहुँचा दे। तो इतना कॉन्शियस हो जाता है माइंड। उदाहरण के लुपिस होता है, लूप दो होती हैं जो लगाई जाती हैं। अब कापर मोचक, अब यहाँ पे औषधि रहित आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी में क्या होता है यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया, इसको यहाँ पे कॉपर यहाँ पे करना है, तो 1 सेकेंड कॉपर यहाँ पे कर लेना, औषधि को यहाँ पे कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पढ़ना कॉपर मोचक आईयूडी, तो कॉपर जो होता है शुक्राणु की गति को कम कर देता है, जिससे क्या होता है देखो जो लगी हुई है कॉपर मोचक आईयूडी जो लगी है तो कॉपर को क्या कम कर देता है, जिससे कॉपर शुक्राणु की गति को कम कर देता है और इससे क्या होता है शुक्राणु की गति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए कॉपर टी और कॉपर 70 मल्टी लोडेड 375। हार्मोन मोचक आईयूडी, ये क्या होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को क्या करती है बढ़ा देती है, तो इससे क्या होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रोजेस्ट्रॉट LNG20, ठीक है, गोलियां यानी पिल्स मुखीय गर्भ निरोधक जिसे कहते हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होते हैं। तो इसमें देखो यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या दोनों का संगठन होता है। यह गोलियां प्रायः जो होती माता जो होती हैं जो मादा होती हैं फीमेल द्वारा 21 दिनों तक लगातार खानी रहती हैं और तथा शेष जो 7 दिन लास्ट के बनते हैं उनको क्या होता है 7 दिन के अंतराल यानी कि 7 दिन के बाद फिर से खानी होती है। उदाहरण के लिए सहेली जो है वो लखनऊ में बनी यानी कि लखनऊ के CDRI में बनी हुई है। इसमें क्या होता है सप्ताह में 1 दिन ही ये गोली रहनी होती है। इसमें कम स्टेरॉइड के कारण कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये आपकी इसकी ये मालाडी की इमेज है। ठीक है, अब अंतरोप यानी कि इम्प्लांट किसे कहते हैं तो इसको समझ लेते हैं। तो ऐसी हार्मोन्स मोचक युक्ति है जिनको त्वचा के नीचे शरीर के किसी स्थान पर स्थापित कर दो। कहीं पे भी क्या होता है चीरा लगा करके इसको अंदर रोपित यानी कि अंदर रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, ये तीली जैसी संरचना होती हैं, ये भी क्या करती हैं जो इनके अंदर जैसे कि जो होता है हार्मोन्स होता है वो रिलीज करती रहती हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक, आपातकालीन गर्भ निरोधक देखिए मुखीय गर्भ निरोधक इंजेक्शन, इसे क्या कहते हैं देखिए मुखीय गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतर रूप से आईयूडी का प्रयोग आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में भी किया जाता है। देखो क्या होता है मुखीय गर्भ निरोधक का मतलब होता है जो पिल्स होती हैं जो गोलियां होती हैं, इंजेक्शन भी लिया जाता है, आईयूडी का भी प्रयोग किया जाता है। लैंगिक संबंध के 72 घंटों के अंदर ये तीनों अगर युक्तियाँ आप कर रहे हैं तो वो कारगर सिद्ध होगी, अन्यथा ये क्या होती हैं कारगर सिद्ध नहीं होती हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।